गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी को सुप्रभात। तो जैसा कि पर डे आप सभी को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज दिए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं, तो वहीं आज हम लेकर आए हैं आप सबके बीच क्लास 7 के वार्षिक परीक्षा में आने वाले जो भी संभावित प्रश्न हैं। आपका सब्जेक्ट होगा SST यानी सोशल साइंस का। तो आइए यहाँ पे सेशन शुरू करते हैं और देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो आप लोग चैनल के साथ लगातार बने रहें, अपना वीडियो देखते रहें, वीडियो के साथ अपना पढ़ाई जारी रखें। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज इस सेशन किस प्रकार का है। तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी को दिखाई दे रहा है यहाँ पे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुवैकल्पिक प्रश्न। तो बहुवैकल्पिक क्या होता है कि एक से अधिक जिसमें विकल्प दिया होता है। तो इस जो जितने क्वेश्चन है इसमें 3 विकल्प दिए हुए हैं। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आप सभी को, विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट कॉल्ड टैगा, किस तरह के जंगल को टैगा बोलते हैं। तो यहाँ पे दिया है कॉन्फेरस, टेम्परेचर और ट्रॉपिकल एवरग्रीन। कॉन्फेरस बोलते हैं शंकुधारी, टेम्परेट और उसके बाद ट्रॉपिकल एवरग्रीन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार जंगल वन। तो यहाँ पे जो टैगा होता है वो टैगा कैसा होता है, कॉन्फेरस होता है यानी शंकुधारी। इसमें टैगा जो वन है, जंगल है, उसमें शंकुधारी पेड़ होते हैं। शंकुधारी कैसा, तो जैसे मंदिर देखे होंगे आप गांव घर में ऐसा, या पर्वत जैसा वैसा शंकुधारी सब है, इस तरह के ऐसे पौधे पेड़। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ब्लैंक है शुरू में, उसके बाद है लोधी वाज द बेस्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी, यानी कौन सा लोधी, यहाँ पे नाम भरना है कि कौन लोधी है जो लोधी डायनेस्टी का, लोधी वंश का सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा शासक रहा। तो कौन था, तो देखिए यहाँ पर इब्राहिम नाम दिया है, इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी वाज द बेस्ट ऑफ लोधी डायनेस्टी। चलिए फ्रेश करके आप सभी देख लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, ऊपर खिसका ले रहे हैं थोड़ा सा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, ए होल सेलर इज ए, उसका ब्लैंक है, फिर मर्चेंट है। होल सेलर इज ए क्या, तो यहाँ पे देखिए बिग। जो होल सेलर होते हैं, सेलर मतलब जो नाविक होते हैं जो समुद्र में चलते हैं उसको बोलते हैं। तो बिग माने बड़े व्यापारी होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है, इन व्हिच ईयर वाज RTI पास्ट। RTI किसे बोलते हो, तो राइट टू, यहाँ पे लिख कर बता दे रहे हैं आप सभी को, राइट टू इन्फॉर्मेशन, आई से इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। तो सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ, तो वहीं दिया है इन व्हिच ईयर वाज RTI पास, माने किस वर्ष RTI पास हुआ। तो दो यहाँ पर ऑप्शन दिया है 2003, 2004, 2005, यानी कि 2003 में, 2004 या 2005 में। तो इसका सही ऑप्शन उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 2005। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, द फ्यूल यूज्ड बाई एन एरोप्लेन इज कॉल्ड। एरोप्लेन में प्रयोग होने वाले फ्यूल को क्या बोलते हैं। फ्यूल मतलब ईंधन। जैसे कि आप बाइक चलाते होंगे या 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर कोई भी गाड़ी होगी या बस ट्रक कोई भी, तो उसमें ईंधन के रूप में क्या लगता है, डीजल या पेट्रोल या कोई गैस लगता है, CNG वगैरह कोई भी गैस कुछ भी। तो ये जो एरोप्लेन में जो फ्यूल का यूज होता है वो कौन सा फ्यूल होता है, तो उसे हम बोलते हैं ATF। क्या बोलते हैं, ATF बोलते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे दिया हुआ है, इन व्हिच स्टेट इज हम्पी लोकेटेड। हम्पी कौन से राज्य में अवस्थित है। ठीक, तो हम्पी देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, तमिलनाडु, कर्नाटका और वेस्ट बंगाल। तो हम्पी कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। जो हम्पी था ये आज का नहीं है, मध्यकालीन भारत जब इतिहास पढ़ते हैं उस समय हम्पी एक राज्य था जहाँ के शासक हुआ करते थे लोग, राजा। तो वो पड़ता है कहाँ, हम्पी कर्नाटक में। ठीक, नेक्स्ट आगे है, चलिए थोड़ा ऊपर कर ले रहे हैं यहाँ पे, हाँ इतना ही है, यहाँ से फ्रेश आप सभी दिखाई देगा। हु रोट राज तरंगिणी। राज तरंगिणी का लेखक कौन है, कि कौन लिखे हैं। तो यहाँ पर बिलहन दिया है, कलहन दिया है, बाणभट्ट दिया है। तो देखिए यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर कलहन। कलहन का लिखा हुआ है राज तरंगिणी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ दिया हुआ है, नेक्स्ट एंड लास्ट ऑफ दिस पेज, गजनी वाज ए स्मॉल किंगडम इन। गजनी एक छोटा सा साम्राज्य, अब किस राज्य का ये है, किस एरिया का, तो देखिए यहाँ पे एशिया है, अफगानिस्तान है और अरब है। तो ये अफगानिस्तान में एक पार्ट पड़ता है। आप अगर आप अफगानिस्तान का मैप देखिएगा, पॉलिटिकल मैप लेकर के, तो उसमें आपको गजनी दिखाई दे देगा। जहाँ पे भारत का जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर का ये वेस्ट साइड में देखिएगा तो वहाँ पर अफगानिस्तान और गजनी दिखाई देगा सामने। जो जम्मू कश्मीर का इस तरह का मैप होता है ऐसे करके, तो यहाँ से जो पाकिस्तान नीचे होता है और यहाँ से अफगानिस्तान, तो इसी में देखिएगा यहाँ पे गजनी दिखाई देगा। ठीक, तो गजनी अफगानिस्तान का एक छोटा सा साम्राज्य था। ठीक, चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्वेश्चन किस तरह के सेट किए हुए हैं।
पेज नंबर 2 पर हम लोग आ गए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ब्रह्म समाज वाज फाउंडेड बाय, यानी ब्रह्म समाज का फाउंडर कौन थे, यानी फाउंडर स्थापित किनके द्वारा किया गया ये, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज का स्थापित किया गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले ब्लैंक है, उसके बाद लिखा हुआ है इज प्लेस व्हियर बायर एंड सेलर मीट, मतलब कौन सा जगह है जहाँ पे बायर यानी कि विक्रेता और क्रेता मिलते हैं, जुटते हैं, तो कहाँ पे, मार्केट में जाएंगे तो खरीदने वाले जाएंगे वहाँ पर, जो बेच रहे हैं उनसे लेंगे सामान, तो खरीदने और बिक्री करने वाले खरीदने वाले के पास मिलेंगे, यानी कि विक्रेता और क्रेता कहाँ पे, मार्केट में। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे, वहाँ पर दिया है द वेजिटेरियन इज रिफर्म्ड एज ए फ्लोरा। चलिए यहाँ पे दिया है द वेजिटेरियन इज रिफर्ड टू एज ए फ्लोरा, तो वेजिटेरियन और फ्लोरा का संबंध है कहीं है। वेजिटेरियन रिफर करता है किससे, फ्लोरा से, क्योंकि फ्लोरा मीन्स होता है वनस्पति मतलब जिसमें पेड़ पौधे आते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है द सहारा इज द ब्लैंक, उसके बाद डिजर्ट इन द वर्ल्ड, सहारा विश्व में, पूरे दुनिया में डिजर्ट, कैसा डिजर्ट है, कैसा मरुस्थल है, तो लॉन्गेस्ट यानी लार्जेस्ट, सहारा इज द लार्जेस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड, सहारा विश्व में सबसे बड़ा मरुस्थल है, याद रखिएगा ये अफ्रीका में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, चलिए कट कर ले रहे हैं, यहाँ से थोड़ा ऊपर कर ले रहे हैं। हाँ, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है ब्लैंक है, उसके बाद इज द ओल्ड एज मोनार्की, तो क्या यहाँ ऑप्शन भरा हुआ है डेमोक्रेसी, जो जनतंत्र होता है, लोकतंत्र होता है, तो लोकतंत्र इज एज ओल्ड एज मोनार्की, मोनार्की मतलब होता है जो राज शासन होता है, जो पहले राजा होते थे, राजतंत्र, तो राजतंत्र का जो मोनार्की इज द ओल्ड एज, डेमोक्रेसी इज ओल्ड एज मोनार्की, डेमोक्रेसी राजतंत्र के जैसा पुराना है ये, मतलब मोनार्की ये डेमोक्रेसी का ही पार्ट है। ठीक, जो लोकतंत्र है ऊपर राजतंत्र था, राजा के अंदर चलता था, ये लोक यानी जन के अंदर चलता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है द इंडियन गवर्नमेंट पास्ड एट द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इन, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट, भारतीय सरकार यानी भारत सरकार ने पास किया, कब पारित किया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होता है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया, तो 1986 में, 1986 यानी कि 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया भारत सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है सोशल एडवर्टाइजिंग इज एल्सो कॉल्ड, अब क्या कहा जाता है उसे, तो पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग, सोशल एडवर्टाइजिंग को पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग कहा जाता है। ये भी सोशल एडवर्टाइजिंग क्या होता है, तो सामाजिक एडवर्टाइजिंग होता है, एडवर्टाइजिंग जिसे बोलते हैं उसे अपने भाषा में प्रचार तरह का, तो उसे हम पब्लिक सर्विस भी बोल सकते हैं, पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग, पब्लिक सर्विस या सोशल बात तो वही है। चलिए नेक्स्ट है विज्ञापन जिसे बोलते हैं, शुद्ध हिंदी विषय हुआ सामाजिक विज्ञापन। नेक्स्ट है यहाँ पे द वोटिंग एज इन इंडिया इज, यानी कि वोटिंग एज, वोट यानी मत देने का उम्र होता है, तो भारत में कितना है, तो 18 ईयर है। ठीक, याद रखेंगे, मत देने का अधिकार हम लोग कितने साल पर में है, कितने साल से शुरू होता है, तो भारत में 18 ईयर, 18 साल पे। जब हम 18 साल के हो जाएंगे तो वोटर लिस्ट में मेरा नाम आ जाएगा, उसके बाद हम वोट देने का अधिकार हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है महाराणा प्रताप वाज द रूलर ऑफ, महाराणा प्रताप कहाँ के रूलर थे, कहाँ के शासक थे, तो मेवाड़, राजस्थान में पड़ता है ये मेवाड़, तो मेवाड़ जगह का, मेवाड़ क्षेत्र के ये शासक थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद गौरी डिफीटेड राजा जयचंद इन द बैटल ऑफ, मोहम्मद गौरी ने डिफीटेड मतलब हराया राजा जयचंद को, मोहम्मद गौरी राजा जयचंद को किस युद्ध में हराया, तो चंदावर के युद्ध में, चंदावर एक जगह जहाँ पे युद्ध हुआ था, वहाँ पे मोहम्मद गौरी ने राजा जयचंद को हराया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है राइट ट्रू और फॉल्स, यानी कि सही और गलत लिखना है। बाणभट्ट रोट गीत गोविंद, यानी कि बाणभट्ट गीत गोविंद लिखें, तो बाणभट्ट गीत गोविंद नहीं लिखे, फॉल्स हो गया, जयदेव ने लिखे थे गीत गोविंद। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन का चलते हैं, यहाँ पे दिया है कमर्शियल एडवर्टाइजिंग एम एट सोशल गुड, कमर्शियल एडवर्टाइजिंग होता है सोशल गुड के लिए, तो गुड के लिए नहीं, सोशल ये जो समाज के लिए होता है, यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ऊपर अभी क्वेश्चन मिला भी था, यहाँ पे देख भी लीजिए, यहाँ पे देखिए सोशल एडवर्टाइजिंग के बारे में दिया था, सोशल एडवर्टाइजिंग का पब्लिक सर्विस, ठीक, गुड से नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे जो दिया हुआ है द गौंड कम फ्रॉम बर्मा, जो गौंड थे वो बर्मा से आए हुए थे, तो ये फॉल्स हो गया, बर्मा से नहीं थे ये लोग, भारत के ही छत्तीसगढ़ तरफ के वहाँ से थे। चलिए
नेक्स्ट है रेलवे आर द ओल्डेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि ट्रांसपोर्ट का, परिवहन का, यातायात का सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पुराना रेलवे है। साधन तो नहीं, रेलवे नहीं है सबसे पुराना। ठीक, 1853 में रेलवे जब भारत में आया था, उससे पहले भी हम लोग सवारी करते थे दूसरे चीज़ से। ऐसा नहीं है कि रेलवे आया तभी सवारी हो रहा है, उससे पहले नहीं होता था, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैपिटल टाउन इज द कॉल्ड कोर्ट टाउन, यानी कैपिटल टाउन को कोर्ट टाउन भी बोलते हैं। तो हाँ सही है, क्योंकि अधिकतम जिस राज्य की राजधानी जिस शहर में होती है, तो वहीं पर राजधानी पे ही उसको सारा कोर्ट कचहरी वगैरह जो भी आधिकारिक काम होते हैं सब वहीं पे सारे कार्यालय होते हैं। जैसे कि हम अगर बिहार से संबंधित है तो बिहार की राजधानी पटना है, तो पटना में सारे जो आधिकारिक काम होते हैं, यानी कि न्यायिक हो, प्रशासनिक हो, जो भी सारा हेड पटना ही है। देन कैपिटल टाउन इज आल्सो कॉल्ड कोर्ट टाउन। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रेरीज आर फाउंड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। प्रेरीज कहाँ पाया जाता है? तो प्रेरी पाया जाता है नॉर्थ अमेरिका महादेश में। तो हाँ सही है, प्रेरी एक घास का मैदान भी है जो उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं, जो दिया है यहाँ पे, शेरशाह सूरी बिल्ड द ग्रैंड ट्रंक रोड। शेरशाह सूरी ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया। तो हाँ सही है, ग्रैंड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी के द्वारा ही निर्माण कराया गया था, जो कलकत्ता से पेशावर तक था। अब कलकत्ता देखिए कहाँ पे, कलकत्ता के बाद इसे पड़ा, तो उसके बाद झारखंड बिहार होते हुए, झारखंड आएगा, बिहार आएगा, उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद हरियाणा जम्मू होते हुए, दिल्ली से पास करते हुए हरियाणा जम्मू होते हुए पूरे डायरेक्ट पाकिस्तान में इंटर कर गया था। ठीक ना, बहुत लंबा रोड बना था, इनके द्वारा बनाया गया उस समय। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर वाज द काइंड हार्टेड रूलर। दिया है कि जो तैमूर था वो काइंड हार्टेड, मतलब दिल का अच्छा इंसान था, वैसा शासक था वो, तो नहीं, गलत है ये। नेक्स्ट है द अर्थ इज मेड अप ऑफ 3 लेयर। पृथ्वी है, पृथ्वी के 3 लेयर होते हैं, जो 3 लेयरों से मिलकर बनी है। तो हाँ 3 लेयर होता है। आपको पिछले क्लास में भी बताया गया था, जिसमें एक हो गया ऊपर का पार्ट जिसे भूपटल बोलते हैं हिंदी में, ठीक, जैसे क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर उसके बाद कोर, ये 3 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, चलिए इसको थोड़ा ऊपर खसका ले रहे हैं। यहाँ पे दिया हुआ है अर्थक्वेक मेक आल्सो बी कॉल्ड बाई वोल्केनिक इरप्शन, यानी वोल्केनिक इरप्शन से भी अर्थक्वेक आ सकता है। तो हाँ सही है, वोल्केनिक इरप्शन से भी अर्थक्वेक आ सकता है। अर्थक्वेक में भूकंप होता है, वोल्केनिक इरप्शन यानी ज्वालामुखी फटने से भी, ज्वालामुखी विस्फोट से भी अर्थक्वेक मतलब कि भूकंप आ सकता है। हाँ सही है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, वहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन किस तरह के सेट किए गए हैं। चलिए तो यहाँ पर डी नंबर क्वेश्चन है, मैच द फ्लोइंग निम्नलिखित को मिलान करें। इससे पहला दिया है भरतनाट्यम, थोड़ा सा अच्छा इतना में आ जाएगा पूरा ये। भरतनाट्यम किससे संबंधित है? तो देखिए भरतनाट्यम यहाँ पे तमिलनाडु का एक लोक नृत्य है, डांस है, ठीक। उसके बाद हैदर अली, हैदर अली संबंध किससे है? तो मैसूर के शासक थे हैदर अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथक, कथक का संबंध किससे है? तो उत्तर प्रदेश का ये नृत्य है, नाच है, डांस है, ठीक। उसके बाद चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई किससे संबंधित है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राजतरंगिणी, कहाँ पे? ये तो कलहन का राजतरंगिणी है, कलहन का राजतरंगिणी लिखा हुआ है, ये तो पीछे भी बताए हैं। चंद्रबरदाई के बारे में हमें जानना है। तो चंद्रबरदाई यहाँ पर देखिए पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज चौहान का पृथ्वीराज रासो, ये इनका बुक है, लिखे थे, ठीक। एक कवि थे, चंद्रबरदाई कौन थे? कवि थे, जो पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट है मुस्लिमपट्टनम, मुस्लिमपट्टनम कहाँ पर है? थोड़ा सा इसमें देखिए, यहाँ से छोटा कर लें, ऑप्शन नहीं। मुस्लिमपट्टनम कहाँ पर है? तो आपको आंध्र प्रदेश में यहाँ दिखाई दे रहा है, H नंबर पे मुस्लिमपट्टनम आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद सन टेम्पल, सूर्य मंदिर कहाँ पे है? तो सूर्य मंदिर कोणार्क में है। कोणार्क कहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है? देखिए यहाँ पर F नंबर पे ऑप्शन दिया हुआ है। विक्ट्री टावर, अगला है विक्ट्री टावर कहाँ पर है? यानी कि विजय स्तंभ। तो विजय स्तंभ कहाँ पर है? तो देखिए यहाँ पे दिया है, कहाँ पे ऑप्शन, कहीं पर चित्तौड़गढ़, देखिए यहाँ पे ही दिया है चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ जो राजस्थान में पड़ता है। विजय स्तंभ राणा कुंभा का बनाया हुआ है, ठीक। ये राजस्थान का प्रतीक भी है, जैसे राज्य स्तरीय चिन्ह होता है ना, उस तरह का ये राजस्थान का प्रतीक है, चिन्ह है। चलिए नेक्स्ट है गोल्डन टेम्पल, गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर कहाँ पे? अमृतसर है। ये सिख लोगों का है, सिख लोगों से संबंधित है, सिख धर्म से। नेक्स्ट है कुतुब मीनार, कुतुब मीनार दिल्ली में है, ठीक। कुतुब किनके द्वारा बनाया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था, और अधूरा करके छोड़ गए थे, डेथ हो गया था। फिर इनके दामाद जो हुए थे इल्तुतमिश, उनके द्वारा फिर ये पूरा किया गया था। चलिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आगे बढ़ते हैं, फिर अगला पेज पर देखते हैं किस तरह क्वेश्चन सेट किए गए हैं। चलिए थोड़ा आगे अब यहाँ पे देखेंगे, डिफाइन द फ्लोइंग, निम्नलिखित को डिफाइन करना है, विवरण प्रस्तुत करना है इन लोगों का, जैसे कि यहाँ पे दिया है चौट, चिनुक, माइग्रेशन, बिद्री, डिस्क्रिमिनेशन, डेनोटेशन और उसके बाद सोलरेशन।
अब देखिए चौथ यहाँ पे दिया हुआ है, उसका मतलब पहले हम जानेंगे। तो चौथ है, ये चौथ नहीं, चौथ है, चौथ मतलब चौथाई हिस्सा। तो चौथाई हिस्सा ये क्या है, चलिए इसके बारे में देखेंगे और जानेंगे समझेंगे। चौथ वाज द रेगुलर टैक्स फ्रॉम अर्ली 18th सेंचुरी बाय द मराठा। मराठाओं के द्वारा 18वीं सदी के समय या उससे पहले ये चौथ एक चौथाई हिस्सा एक टैक्स था, कर था, जो लगान था ना वो चौथाई हिस्सा था। यानी कि आप जितना दूर का भूमि का खेती कर रहे हैं इसका चौथा हिस्सा कर लीजिए। और इसको हम 4 पार्ट कर ले रहे हैं। 4 पार्ट में एक पार्ट जो हो गया, ये जो वहाँ के शासक थे उनका ये टैक्स हो जाता था। ठीक, नेक्स्ट आगे है चिनूक। चलिए इसके बारे में देखें, चिनूक के बारे में। चिनूक क्या है, तो चिनूक इज वार्म एंड ड्राई विंड ब्लो अलोंग द ईस्टर्न साइड ऑफ द रॉकी माउंटेन्स इन नॉर्थ अमेरिका। चिनूक क्या है, तो चिनूक एक गर्म और शुष्क हवा है जो एकदम पूरा, जैसे हम लोग यहाँ लू बहता है ना उस तरह से वहाँ पे चिनूक कहाँ पे है, तो ये देखिए यहाँ पर ईस्टर्न साइड यानी कि पूर्वी क्षेत्र में जो पहाड़ी माउंटेनस रॉकी एरिया है, तो कहाँ का, तो नॉर्थ अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका के पथरीला भाग यानी माउंटेनस क्षेत्र की तरफ में उसके पूरा भाग की तरफ जो पूरा गर्म और शुष्क बहता है उसी को हम चिनूक बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे दिया है माइग्रेशन। माइग्रेशन प्रवासी या पलायन होता है, इसका मतलब है तो मोमेंट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड माइग्रेशन। यानी कि जब अधिक संख्या में लोग एक जगह से दूसरे जगह जब विस्थापित होने लगते हैं, जाने लगते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं माइग्रेशन, यानी कि पलायन होना। ठीक ना, यहाँ से वहाँ जाना। क्या बिद्री क्या है, एक क्राफ्ट प्रैक्टिस ऑन ब्रास वर्क इज कॉल्ड बिद्री। बिद्री उसी को बोलते हैं जब हम ब्रास पे हम काम करते हैं, कढ़ाई करते हैं अपने हाथों द्वारा। ब्रास में पीतल के, जैसे पीतल का कोई सामान वस्तु हो गया या पीतल का कोई बर्तन वगैरह जो भी उस पर जो कढ़ाई किया रहता है उसी को हम बिद्री बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। इसको थोड़ा ऊपर कर ले रहे हैं, इसको भी ऊपर खिसका ले रहे हैं। आगे है डिस्क्रिमिनेशन क्या है, तो द वर्ड डिस्क्रिमिनेशन मीन द प्रैक्टिस और ट्रीटिंग समबडी इन सोसाइटी लेस फेयरली देन अदर्स। मतभेद, तो मतभेद एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ ये होता है कि किसी व्यक्ति को या किसी समाज को किसी दूसरे के द्वारा उसे मतलब गैर जैसा देखा जाता है मतभेद की दृष्टि से, उसी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन। ठीक ना, भेदभाव की भावनाओं को हम डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट आगे चलिए, आगे देखते हैं क्या है। डेनुडेशन दिया है, डेनुडेशन इज ए प्रोसेस विच टेक्स प्लेस व्हेन विदरिंग एंड इरेशन वर्क टुगेदर। देखिए, तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि जब मिट्टी कटाव होता है, अपक्षय होता है, कटाव होता है, तो इस जो प्रोसेस होता है उसी प्रोसेस को हम डूनेडेशन बोलते हैं। डूनेडेशन मीन्स क्या होता है, अनाच्छादन होता है। ठीक, जब अपक्षय होता है, कटाव होता है, उसी को अनाच्छादन बोलते हैं। नेक्स्ट है सॉइल इरेशन यानी मिट्टी अपरदन, मृदा अपरदन के बारे में जानना है। तो सॉइल इरेशन मीन्स द रिमूवल ऑफ सॉइल एट ए ग्रेटर रेट देन इट्स रिप्लेसमेंट बाय नेचुरल एजेंट। प्राकृतिक आपदाओं के कारण जब बड़े पार्ट में मिट्टी का कटाव होता है उसी को हम बोलते हैं सॉइल इरेशन, मृदा अपरदन बोलते हैं। ठीक, जैसे कि बाढ़ से हो गया या कोई तूफान से, जैसे भी मिट्टी का बड़ा पार्ट में कटाव होने लगा तो उसी को बोलते हैं हम सॉइल इरेशन यानी कि मृदा अपरदन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आगे देखते हैं क्वेश्चन किस तरह के हैं। तो जो यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है वो देखिए दिया हुआ है यहाँ पे, एक मिनट थोड़ा इसे फ्रेश कर ले रहे हैं हम। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यानी लघु उत्तरीय प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट इज द डॉरी सिस्टम यानी कि दहेज प्रथा क्या है। तो द गिफ्ट गिवन बाय गर्ल्स फैमिली टू द बॉयज फैमिली एट द टाइम ऑफ मैरिज, यानी कि शादी के समय जब लड़की के परिवार के द्वारा जब लड़के के परिवार को उपहार दिया जाता है उसी को हम बोलते हैं क्या, डॉरी, दहेज बोला जाता है। ठीक, इट्स कॉल्ड डॉरी। उसके बाद दिया है मैरिज ऑफ ए गर्ल इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल विदाउट ए हेवी डॉरी। तो मैरिज ऑफ गर्ल, लड़की की शादी, इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल मतलब अधिकांशतः मतलब इम्पॉसिबल है, संभव है बिना ये दहेज का, बिना मोटा रकम में, मोटा हैवी मतलब भारी मात्रा में जब तक दहेज नहीं दिया जा रहा तब तक ये मैरिज जो है
ये संभव नहीं होता है, उसी को बोलते हैं दहेज प्रथा। जब एक जैसे कि हम लोग के यहाँ भी चलता है, इस क्वेश्चन को आप लोग आसानी से अपने भाषा में समझ सकते हैं कि लड़की के घर वाले जब लड़के वाले को कुछ गिफ्ट के रूप में देते हैं, उसी को हम लोग दहेज बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह है व्हाट इज रिटेल मार्केट। रिटेल मार्केट यानी खुदरा बाजार क्या है। तो खुदरा बाजार क्या है, जहाँ पर हम खुदरा सामान मिलता है, छोटे छोटे वस्तु मिल जाते हैं आसानी से। तो ए रिटेल मार्केट डील इन ए स्मॉल वैल्यूम ऑफ आर्टिकल, यानी कि स्मॉल वैल्यूम छोटे छोटे दामों वाले कीमत वाले वस्तुएं जहाँ पे आसानी से डील होते हैं, बिकते हैं, खरीदारी होती है। ठीक, जनरली सामान्य तौर पर इट मीट्स डिफरेंट नीड ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर इन ए स्मॉल वैल्यू, यानी कम कीमतों पर ग्रेजुअली, मतलब सामान्य तौर पर देखते हैं ऐसा। सामान्य तौर पे छोटे कीमतों में व्यक्तिगत जो कस्टमर होते हैं, वो मतलब अपना कस्टमर अपने ज़रूरत के अनुसार के हर तरह की चीज़ों को वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं हम खुदरा बाजार। नेक्स्ट है नेम सम इम्पॉर्टेंट एनिमल ऑफ सवाना। सवाना जो जंगल है, सवाना के कुछ महत्वपूर्ण जानवरों के बारे में यहाँ बताना है हमें। तो यहाँ पे विल्ड बीट्स दिया है, वर्थॉग दिया है, एलिफेंट दिया है, जेब्रा दिया है, राइनो दिया है, गैजल दिया है, लेपर्ड दिया है, और सम इम्पॉर्टेंट एलिफेंट ऑफ सवाना। ये सब सवाना के महत्वपूर्ण जानवर हैं। देखिए इसका मतलब क्या हुआ। विल्ड बीट्स से बोलते हैं हम जंगली हिरण होते हैं, वार्थॉग जंगली सुअर होते हैं, एलिफेंट हाथी हो गए, जेब्रा हो गए, राइनोसेरस हो गए, गेंडा हो गए, उसके बाद गैजल हो गए, उसका लियोपार्ड। ये सारे चीज़ जंगली जो जानवर होते हैं। बारहसिंगा है यहाँ पे, गैजल बारहसिंगा है, लियोपार्ड जो चीता, ये सब सवाना जंगल के जानवर हैं। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाउ आर वेव्स फॉर्म। वेव माने तरंग कैसे बनता है, कैसे। तो देखिए यहाँ पे देखेंगे, वेव आर फॉर्म्ड व्हेन विंड स्क्रॉप अक्रॉस द ओशन सरफेस। जब सागर के सतह से जब हवा वेव जब हवा चलता है तेजी से बहता है, उस तो वहीं पे वेव तरंग उत्पन्न होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे थोड़ा छोटा करके दिखा दे रहे हैं आप सभी को, लास्टिंग है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे द स्ट्रॉन्गर द विंड ब्लो द बिगर द वेव बिकम। तब जितना ही तेज हवा बहता है उतना ही बड़ा रूप में तरंग उत्पन्न होता है। ठीक, ये क्वेश्चन कह रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसको ऊपर स्क्रॉल कर रहे हैं। हाँ चलिए, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है, हु वर द लेटर मुगल, यानी लेटर मुगल मतलब बाद के जो शासक थे मुगल वंश के, वो कौन थे। मतलब लेटर मुगल यानी कि मुगल के जो मेन शासक थे, उनके डेथ हो जाने के बाद जो उनके उत्तराधिकारी बने थे, उनको जो कमज़ोर हुए थे, मतलब उनका सही से राज शासन नहीं चल पाया था, तो उन्हीं को लेटर मुगल बोला गया था। उत्तर काली के मुगल बोल सकते हैं इनको। तो कौन कौन है, द मुगल रूलर आफ्टर औरंगजेब, यानी औरंगजेब के बाद जो मुगल शासक हुए थे, आर कॉल्ड द लेटर मुगल, उन्हें लेटर मुगल कहा गया। ठीक, उत्तर मुगल। दे वीआर वीक एंड इनकम्प्लीटेंट, यानी कि वे लोग कमज़ोर और अपूर्णीय हुए, मतलब पूरा उन लोगों का शासन नहीं हो पाया। नेक्स्ट आगे है व्हाट इज क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या है, जलवायु क्या है। इसे हम ऊपर बढ़ा ले रहे हैं। यहाँ पे दिया है जलवायु क्या है, तो क्लाइमेट इज द ग्रेट कंडीशन ऑफ वेदर ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ ए टाइम। जलवायु क्या है, तो एक लंबे समय अवधि तक चलने वाला जो मौसम होता है उसी का बड़ा रूप है क्लाइमेट। जैसे कि मौसम होता है जो तुरंत बदलते रहता है, तो ये मौसम जो नहीं बदले, लगातार एक ही चीज़ बराबर कुछ दिन तक चले, उसी को हम क्लाइमेट बोलते हैं, जलवायु बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज़ द चीफ सोर्स ऑफ मॉइस्चर। मॉइस्चर का प्रमुख स्रोत क्या है। नहीं, मॉइस्चर मतलब नमी होता है, नमी मतलब गीलापन। जैसे कि आप लोग अभी जाड़े के दिनों जब खेतों में देखेंगे तो खेतों में पैर धंसेंगे, हल्का चिपचिपा जैसा लगेगा, ये जैसे कि नमी बोलते हैं। और जब ये गर्मी का दिन आ जाएगा, जब गेहूँ वगैरह जो भी होते हैं सारे ये कट जाएंगे, तो देखिए खेतों में दरार पड़ने लगते हैं, एकदम खेत फटा फटा दिखाई देता है, उस समय नमी का मात्रा नहीं होता है, तभी नमी का मात्रा वही नमी बोलते हैं हम। तो नमी का मुख्य स्रोत जो बता रहा है यहाँ पे देखिए क्या है, तो नमी हर तरह का, एक खेतों के नमी से नहीं मतलब। ऐसे मान लीजिए अभी सर्दी के दिन है, सर्दी दिन में जो हवा चल रही है, हवा में नमी है, इसलिए हमें ठंडा लग रहा है। गर्मी के दिनों में हवा में नमी नहीं होता है, तो वही नमी क्या है, द चीफ सोर्स ऑफ मॉइस्चर इज इवेपोरेशन फ्रॉम वाटर बॉडीज
लाइक ओसेन, सी, रिवर, etc, यानी कि जो चीफ प्रमुख स्रोत है मॉइस्चर का यानी कि नमी का, वो एवेपोरेशन यानी कि वाष्पीकरण है। किससे वाष्पीकरण होता है? जो पानी का वाष्पीकरण होता है नदी से, समुद्र से, महासागर, सागर से। ये सारे जो वाटर बॉडीज हैं, वाटर बॉडी माने वाटर के बड़े बड़े भाग हैं, पार्ट हैं, इनसे जो वाष्पीकरण होता है तो वहीं को नमी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी से आप क्या समझते हैं लोकतंत्र से? तो डेमोक्रेसी इज ए form of government where people have a chance to choose their representative। डेमोक्रेसी उसी को कहते हैं जब गवर्नमेंट, मतलब डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी सरकार का जो रूप डेमोक्रेसी है उसका मतलब यह है कि जहाँ पर लोग अपने चॉइस, अपने मन पसंद से किसी भी प्रतिनिधि को चुनने का हक होता है, चुन सकते हैं, उसी को हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी। तो ये तो समाप्त हो गया डेमोक्रेसी यानी जनतंत्र। आगे बढ़ते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। हाउ डू टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन? नेविगेशन में टाइड कैसे मदद करते हैं? नेविगेशन ये होता है जब, जैसे नेविगेशन उससे बोलते हैं नाविक से संबंधित है, इसे हम अपने भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे आप सभी को, कि जब समुद्र के अंदर जैसे कोई शिप वगैरह जो भी पानी में जब डूब जाते हैं समुद्र में, तो उसी को निकालने में मदद करने में ये टाइड हमें मदद करते हैं। तो कैसे, देखिए यहाँ पे मिलेंगे, टाइड हेल्प इन नेविगेशन, याद रखेंगे, नेविगेशन यानी कि पथ प्रदर्शन, यानी टाइड कैसे पथ प्रदर्शित करता है। तो टाइड हेल्प इन नेविगेशन एट द टाइम ऑफ हाई टाइड ऑफ डेप्थ ऑफ द वाटर, जब पानी के भी गहराइयों से जब ऊंचा ज्वार जब उमड़ता है तो उस समय क्या होता है कि नियर द कोस्टल एरिया, तो मतलब कोस्टल एरिया उसे बोलते हैं जो समुद्र का जो पास का किनारा होता है उसको बोलते हैं कोस्टल एरिया। तो कोस्टल एरियाज इंक्रीजेज एंड इनेबल बिग शिप टू इंटर द पोर्ट, यानी बड़े बड़े जहाज को बंदरगाह के पास लेकर आने में मदद करता है। क्या? टाइड यानी कि ज्वार। ठीक है, टाइड जो सरफ वाला मार्केट में बिकता है टाइड, वो टाइड नहीं है, ठीक ना। तो जब ऊंचे ज्वार आते हैं तो पानी में डूबे जहाज भी पता चलता है कि बंदरगाह किनारे पे आकर लग गए, क्योंकि हमेशा लहर जब तेज चलता है उधर से तो अंदर से कुछ भी हुए बाहर आ जाता है। नेक्स्ट है, हु वर हैदर अली एंड टीपू सुल्तान? टीपू सुल्तान और हैदर अली कौन है? थोड़ा ऊपर कर ले रहे हैं, चलिए इतना ही है, इससे ऊपर नहीं होगा। तो हैदर अली वाज ए ग्रेट आर्मी जनरल। हैदर अली कौन थे? तो ग्रेट आर्मी जनरल थे, एक महान सैनिक शासक थे। ही वॉन मेनी बैटल अगेंस्ट द मराठा, मराठा के विरुद्ध बहुत सारे युद्ध जीते थे। उनके साथ साथ द निजाम ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद के जो निजाम थे उनसे भी जीते थे। एंड द अगेंस्ट ऑफ इंग्लिश, यानी कि इंग्लिशों के विरुद्ध भी। तो नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान द इंग्लिश टीपू सुल्तान वाज ऑल्सो नॉन एज द टाइगर ऑफ मैसूर। टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाइगर ऑफ मैसूर, यानी मैसूर का टाइगर। याद रखिएगा, ये जीके में भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। मैसूर का टाइगर किसे बोलते हैं? टीपू सुल्तान को। किससे? टीपू सुल्तान। आगे क्या कह रहा है कि ही हैड रिप्यूटेड टू बी ए गुड पोएट। अब इन्हें गुड पोएट यानी कि ये अच्छे कवि का संरक्षक भी इन्हें प्राप्त था, एक अच्छे कवि भी थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन द फिलोसफी ऑफ कबीर। कबीर के दर्शन शास्त्र के ऊपर हमें बताना है, कबीर के मनोभाव का दर्शन करना है, यहाँ पे उन पे लिखना है। तो देखिए यहाँ पे दिया है, कबीर बिलीव्ड इन यूनिटी ऑफ गॉड। कबीर जो विश्वास करते थे गॉड की यूनिटी पे विश्वास करते थे, यानी एकता पे। ऐसा नहीं है कि इनका भगवान कोई और है, इनका भगवान ये है, इनका भगवान में ज़्यादा कुछ है, इनका भगवान में कुछ नहीं है, इसका भगवान इस तरह से है, नहीं, सबका एक समान देखते थे ये कबीर। नेक्स्ट है, हिज आइडिया वीआर इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ भक्ति एंड सूफी संत। मतलब ये इनका विचार था, तो इनका विचार सूफी संत और भक्ति संत दोनों से प्रभावित था। किनका? कबीर का। सूफी संत जो मतलब मुस्लिम धर्म के लोग जो संत हुआ करते थे उन्हें सूफी संत बोलते हैं, और जो भक्ति संत जो हिंदू से संबंधित थे। नेक्स्ट है, ही प्रेस दैट गॉड इज वन। मतलब इन्होंने ऐसा प्रचार किया मार्केट में, सबको उपदेश दिया कि भगवान एक हैं, वेदर वी वर्शिप हिम एज अल्लाह और राम। जिससे हम लोग राम के रूप में भी और अल्लाह के रूप में ही पूजते हैं, पर भगवान एक हैं। कबीर डिसलाइक्ड आइडल वर्शिप एंड अनक्रिटिकल रीडिंग ऑफ द होली टेक्स्ट।
कबीर जो थे उनको मतलब बिना कुछ सोचे समझे किसी भी ग्रंथ बुक को पढ़ना या उनके बारे में एक्सप्लेन करना उन्हें पसंद नहीं था, ठीक ना। ये डिसलाइक करते थे ऐसे चीज़ को, जिससे हम आराम से पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, बिना कुछ जाने समझे डायरेक्ट ऐसे ही कर रहे हैं। कबीर गेव इम्पोर्टेंस टू ए गुरु। कबीर गुरु का महत्व दिए कि जो गुरु होते हैं वो हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं, वो जान रहे हैं, समझ रहे हैं, सारा चीज़ बता रहे हैं, हकीकत है, तो गुरु का महत्व दिए। कौन? तो कबीर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट एंड लास्ट पेज ऑफ दिस सीरीज सेशन का है ये सबसे लास्ट पेज, अब जिसमें क्वेश्चन दिया है डिफरेंस बिटवीन ए हॉट डिजर्ट एंड ए कोल्ड डिजर्ट, यानी कि कोल्ड डिजर्ट और हॉट डिजर्ट के बीच हमें डिफरेंस बताना है, अंतर बताना है। कोल्ड और ठंडा मरुस्थल और गर्म मरुस्थल के बीच। द हॉट डिजर्ट हैव हाई एवरेज टेम्परेचर। हॉट डिजर्ट में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर तापमान होता है, एंड आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन, मतलब ट्रॉपिकल रीजन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। वाइल द कोल्ड डिजर्ट आर फाउंड इन हाई लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। और कोल्ड डिजर्ट जो ठंडे मरुस्थल होते हैं वो हमें हाई, मतलब जो हाई देशांतरीय और अक्षांशीय जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पाए जाते हैं। हॉट डिजर्ट आर सैंडी, यानी जो हॉट डिजर्ट होते हैं, जो गर्म मरुस्थल होते हैं वो सैंडी होते हैं, यानी कि बालू वाले होते हैं। जबकि द कोल्ड डिजर्ट आर रॉकी एंड स्टोनी, जबकि ये जो ठंडे मरुस्थल होते हैं ये रॉकी और स्टोनी होते हैं, पथरीला और चट्टान जैसा होते हैं, ठीक। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द आरटीआई एक्ट। आरटीआई एक्ट का विशेषता ऑब्जेक्टिव के बारे में बताना है क्या है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द आरटीआई, द बेसिस ऑब्जेक्ट ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट is to empower the citizen, promote transparency and accountability in the working of the public authority, contain corruption and make our democracy work for the people in real sense। सूचना का अधिकार अधिनियम है। सूचना का जो अधिकार अधिनियम का उद्देश्य है कि नागरिकों को सशक्त बनाना, नागरिकों को कैसे बनाना, सशक्त बना, और प्रोमोट ट्रांसपेरेंटी और अकाउंटेबिलिटी ऑफ वर्किंग ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी, और सरकार के काम काज जो है उन सबको हमें बढ़ावा देना, जवाबदेही को बढ़ावा देना, और करप्शन को रोकना, भ्रष्टाचार को रोकना, और सारे कामकाजी को सुसज्जित ढंग से तैयार करना। यही है सूचना का अधिकार हमारा। चलिए ये सेशन पूरा समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं ये पूरा सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। तो इस सेशन के साथ जुड़े रहें, इसके बाद अगले सेशन भी, और अपना रोज़ पर डे प्रैक्टिस करते रहें। सभी क्लास की वीडियो अपलोड हो चुकी है। तो अभी 8 ये 7 क्लास के, इसके बाद नेक्स्ट 8 क्लास के आ जाएंगे। तो आप लोग लगातार वीडियो देखते रहें, सब छात्रों के पास, सभी क्लासमेट के पास शेयर करते रहें। जो भी आपके बड़े या छोटे भाई बहन हैं सबको पहुंचाते रहें। आप घर पे जहाँ भी हैं, अपने गांव पे हैं या दूसरे गांव में हैं, अपने मतलब रिलेशन में हैं, जहाँ भी आराम से तैयारी कर सकते हैं बस अपने हैंडसेट के साथ। तो चलिए मिलते हैं अगले और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।